नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हो, हमने सीटेट के लिए जो एक सीरीज़ शुरू की है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसरों की सीरीज़। तो अगर देखें, हमने इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं। इसके जो टेस्ट सीरीज़ है, इसके हम 2 पार्ट पहले कर चुके हैं। और देखें तो वो दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो उन्हें भी आप ज़रूर देखें। बाकी ये हमारा तीसरा पार्ट है और इसमें क्या है, हम हिस्ट्री के ही क्वेश्चन कवर करेंगे। देखें तो क्लास जो 7th है हमारी, उसके हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहेंगे 7th क्लास के क्वेश्चन रहेंगे। अगर देखें तो मध्यकालीन जो भारत है हमारा, उसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। तो जो सीटेट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखें तो इसी प्रकार से जो क्वेश्चन है, यही फॉर्मेट में जो सीटेट का जो फॉर्मेट है, जो क्वेश्चनों का जो पैटर्न रहता है, वो इसी हिसाब का होता है। इसलिए हमने क्या है, इसी पैटर्न में आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं। तो इसमें देखेंगे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो कि भारत को 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान कहा जाता था। निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है। तो ये बात कर रहा क्वेश्चन है कि जो 13वीं शताब्दी में जो शताब्दी में हिंदुस्तान कहा जाता था भारत को, तो कुछ कथन दे रखे नीचे, उसमें आपको क्या है आंसर देना छांट कर। देखो, यह है इसका कि मिनहाज उसराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, जीव जंतु तथा यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया था। देखेंगे जो हमारा सेकंड है, उसमें दे रखा, देखो, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों और गंगा तथा यमुना के बीच की भूमि के रूप में किया था। तो इसके 2 इसमें दे रखे हैं, कथन ए और कथन 2। तो आपको देखना है कि ये दोनों ठीक हैं या एक गलत है या एक सही है। इस प्रकार इसके क्या है ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको इसका आंसर देना है। चलिए आंसर दो। चलो हम बता देते हैं। तो इसका आंसर रहेगा, आंसर है आपका सी। इसमें क्या है, दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि जो मिनहाज उस राज है, उसी ने क्या है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो भारत के लिए क्या था, भूगोल, जीव जंतु और यहाँ के निवासियों और संस्कृति का वर्णन के लिए किया था। और देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा है कि बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पंजाब हरियाणा के क्षेत्र और गंगा तथा यमुना के बीच के क्षेत्रों के लिए किया था। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ये इसमें दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखो, 8वीं से 14वीं शताब्दी के राजपूतों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जो 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच जो राजपूतों के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, कथन ए और कथन 2। तो आपको बताना है कौन सा ठीक है। राजपूतों का नाम राजा राजपुत्र से क्या लिया गया है, जिसका अर्थ किसी शासक का पुत्र होता है। वे, दूसरा पॉइंट देखो, वे योद्धाओं के समूह थे जिन्होंने क्षत्रिय जाति होने की हैसियत का दावा किया था। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ठीक है। तो देखेंगे इसमें हमारा क्या है, ये भी दोनों ही ठीक हैं। अगर देखें जाने कि ये क्या है, इसका भी हमारा दोनों ही ठीक है। क्योंकि देखें तो एनसीईआरटी में अगर जो नोट्स बना रखे मैंने, अगर आपने नोट्स नहीं देखे तो जो 17 क्लास बनाई मैंने एनसीईआरटी नोट्स की, सारी की सारा जो इसमें वर्णन दे रखा A to Z, तो उसमें मैंने बना है, लिखा है सारा कुछ कि राजपुत्र का मतलब होता था राजा का पुत्र। तो ये सटीक जानकारी है। देखें तो ये क्या है, योद्धाओं के समूह थे जिन्होंने क्या अपने आप को क्षत्रिय कहा था। तो ये आपको दोनों ही सटीक हो जाएंगे, ठीक है इसका। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहेगा। तो क्वेश्चन हमारा, 7वीं शताब्दी के दौरान महामंडलेश्वर किसके द्वारा उपयोग की जाने वाली उपाधि थी। आपके पास बस 2 सेकंड है, आपको आंसर देना है इसका। तो महामंडलेश्वर किसकी उपाधि, आसान क्वेश्चन अगर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये सामंतों की, एक मिनट, ये क्या है, सामंतों की उपाधि होती थी महामंडलेश्वर। तो इसका आंसर है सामंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन अगला देखो हमारा कि त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बता रहा है। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें देखेंगे, देखो, कन्नौज पर नियंत्रण त्रिपक्षीय संघर्ष का एक कारण था। जो देखेंगे जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जो 3 गुटों के बीच हुआ था, वो क्या है, उसका कारण क्या था, कन्नौज था। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो ये कहा, ये दोनों पॉइंट हो गए आपके, कथन 1 और कथन 2।
तो अगर देखेंगे इसमें भी जो इसका आंसर रहेगा, इसमें भी दोनों ही ठीक आंसर है इसके। तो क्या है, कथन ए और कथन दो दोनों ही इसके ठीक हैं। तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष था वो प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के बीच हुआ था, और वो क्या है, कन्नौज को लेकर हुआ था। बिल्कुल सटीक जानकारी। देखेंगे आगे, नेक्स्ट हमारा जो है अगला क्वेश्चन है, देखेंगे किताबुल हिंद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह पुस्तक फारसी भाषा में लिखी गई थी, पहला इसका जो कथन है। दूसरा है, इस पुस्तक के बारे में, एक मिनट, क्या है दूसरा कथन, देखेंगे इस पुस्तक के लेखक मिनहाज उस सिराज थे। तो आपको क्या है इसका आंसर देना, किताब उल हिंद के बारे में। तो आपके पास बस 2 सेकंड है, कोशिश करें देने के इसका आंसर। तो देखें इसमें आ जाएगा, देखेंगे इसका आंसर, एक मिनट। तो हाँ, इसका आ जाएगा, कोई भी नहीं है भाई इसका आंसर। देखें, क्योंकि यह पुस्तक अगर देखें तो ये फारसी भाषा में नहीं लिखी है। ये जो पुस्तक है किताबुल हिंद, ये अरबी भाषा में लिखी गई है। और देखेंगे किसके द्वारा लिखी है, तो यह अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई थी। अल-बरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद, और ये क्या है, अरबी भाषा में है। ये इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए क्या है, दोनों ही गलत है। तो आंसर मैंने आपको बता दिया, इसके आंसर क्या है। आंसर भी बताते चलेंगे, जो कोई अगर देखें जैसे जिसका आंसर कोई भी नहीं है तो उसके आंसर बताएंगे हम क्या क्या इसके आंसर हो सकते हैं। और जिसमें देखेंगे तो एक गलत है एक सही है, तो दूसरा जो गलत है क्यों गलत है, सारे के सारे डिटेल भी जानेंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन कर दिए और बस चले गए, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। डिटेल ही बताएंगे ऐसा क्यों है, इनके पीछे का रीज़न क्या है कि क्यों गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, आइए। अगला क्वेश्चन रजिया सुल्तान से है। देखो, रजिया सुल्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों के पर क्या है विचार करना है। वह अपने सभी भाइयों से, देखेंगे वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी। उसे सिंहासन से हटा दिया गया था, क्योंकि वह ईश्वर द्वारा बनाए गए आदर्श समाज व्यवस्था के विरुद्ध सत्तासीन हुई थी। तो इसका आपको आंसर बताना है। रजिया सुल्तान के बारे में क्वेश्चन है, 2 सेकंड का समय आपके पास। देखते हैं कौन जवाब देता है सबसे पहले। तो इसका आंसर अगर देखेंगे, इसका आंसर रहेगा ए और बी दोनों ही। तो देखेंगे इसका आंसर क्या है, ए और बी दोनों ही रहेगा। थोड़ा सा इसके बारे में अगर डिटेल जाननी है तो आपको पता है कि ये इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, और ये क्या है 1236 से लेकर और 1240 तक गद्दी पर बैठी थी। 1236 से लेकर और 1240 तक क्या है ये गद्दी पर बैठी थी। उसके बाद देखेंगे तो जो इसका भाई है वो गद्दी पर बैठना चाहता था, बाकी क्या है उसने फिर उसे हटा दिया था रजिया सुल्तान को। ये इसकी थोड़ी सी कहानी है, और डिटेल में जाननी है तो मैंने नोट्स में आपको सारा कुछ एक तरीके से कहानी बता रखी है। यहाँ थोड़ा सा हम जल्दी में है क्योंकि हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं यहाँ पर, और बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। तो अभी तो बहुत ही देखें क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो लगभग हम 1000 या 1200 को क्वेश्चन करीब क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, जानते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या आपको विचार करना है। जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है उसके बारे में कुछ डिटेल दे रखी है। 2 कथन है। यह दिल्ली सुल्तान द्वारा क्या निर्मित पहली सामूहिक मस्जिद थी। पहला कथन है, यह दिल्ली सुल्तान द्वारा निर्मित पहली सामूहिक मस्जिद थी। इस मस्जिद के मीनार को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो देखेंगे ये आपको बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको आंसर देना है। देखेंगे कौन देता है इसका आंसर। तो अगर देखेंगे इसमें केवल 2 ठीक है भाई। क्यों ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, केवल एक, 2 नहीं केवल एक, क्योंकि सही आंसर देना है ना आपको, गलत नहीं। गलत तो दूसरा हो जाएगा। केवल इसमें एक ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर देखें तो यह दिल्ली सुल्तान द्वारा बनाई गई पहली सामूहिक मस्जिद थी, बिल्कुल सही बात है। परंतु क्या है, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनवाया था। अगर देखें अलाउद्दीन खिलजी ने ठीक है इसकी मरम्मत करवाई थी, इसका विस्तार करवाया था, ये जरूर किया था उसने। परंतु इस जो मस्जिद का निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने करा था। ये इसका आंसर हो जाएंगे। तो इसलिए क्या है, ये सेकंड इसका गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ये हो जाएंगे इसका आंसर, ऐबक और इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली जो सल्तनत का प्रशासन सक्षम गवर्नर और क्या है प्रशासक
पर क्या निर्भर था? एक मिनट, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर क्या है विचार करना आपको। तो जो देखेंगे क्वेश्चन को समझें कि जो दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था सक्षम गवर्नर और प्रशासक पर क्या है निर्भर था, ये था। अगर आपको देखने तो इसके आपको कुछ दे रखे हैं दोनों पॉइंट, देखो। तो दो कथन इसमें कथन दे रखे हैं। पहला कथन है कि इल्तुतमिश ने अपने विशेष दासों को महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर बंदगान के रूप में नियुक्त किया था। अगर देखें बंदगान मतलब जो उसके दास थे, इल्तुतमिश ने अपने दासों को देखे तो महत्वपूर्ण कुछ पद दे रखे थे। देखेंगे नेक्स्ट है हमारा जो दूसरा पॉइंट है कि महत्वपूर्ण पदों पर दासों की नियुक्ति से पुराने और नए कुलीन के बीच क्या है संघर्ष का मूल कारण बन गई। तो अगर देखें आपको आंसर देना है इसका, हम तो अभी बताएंगे थोड़ा सा डिटेल में भी, बाकी इसका आपको आंसर देना है। 2 सेकंड का समय बस आपके पास। तो इसका आंसर अगर देखेंगे तो इसका आंसर रहेगा आपका 1 और 2 दोनों ही। तो इसका आंसर आपका 1 और 2 दोनों ही इसका आंसर रहेगा, क्योंकि देखें तो दोनों ही एक तरीके से सटीक जानकारी है। तो अगर देखें तो क्या है, जब जो दास एक तरीके से ऊपर उठकर आते थे, जो पुराने जो वहाँ पर दास लगा लो या जो नौकर थे वो क्या है उनसे फिर खफा हो जाते थे, तो जिसके कारण क्या है दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता था। ये बिल्कुल सटीक बात है। आगे देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन अगला देखेंगे, सल्तनत काल के दौरान उपयोग की गई सांकेतिक मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखेंगे क्वेश्चन आपका पहला पॉइंट है कि सांकेतिक मुद्रा जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई थी। जो सांकेतिक मुद्रा है मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू की थी। सांकेतिक मुद्रा सोने और चांदी से बनी थी। तो इसका 2 पॉइंट है, आपको इसका आंसर देने हैं। तो 2 सेकंड का समय है। अगर देखेंगे 2 सेकंड हो चुके हैं वैसे तो, देखेंगे तो इसके आंसर आपको रहेगा केवल 1। क्यों? क्योंकि अगर देखिए जो सांकेतिक मुद्रा है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी, बिल्कुल सही बात है, परंतु क्या है सांकेतिक मुद्रा सोने और चांदी से नहीं बनी थी। ये देखें तो ये सस्ती धातु से बनाई गई थी, जैसे तांबा है, ऐसी धातु से क्या है सांकेतिक मुद्रा बनाई गई थी। ये क्यों बनाई थी? क्योंकि क्या है चांदी की कमी होने के कारण क्या है सांकेतिक मुद्रा शुरू की थी, परंतु ये जो प्रयोग है इसका विफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ऐसी थोड़ी डिटेल जानते चलेंगे सभी क्वेश्चनों की। अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अभी देखेंगे तो बाबर आ चुका है, क्योंकि मध्यकाल में देखें तो हमारा जो सल्तनत पीरियड था वो खत्म हो चुका। अब बाबर के जो मुगल काल के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन हम जानेंगे। तो देखें वह 1494 में 1494 देखेंगे में फरगना का क्या है सिंहासन पाने में सफल हुआ, और 1526 में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। तो आपको दोनों को बताना है, फिर थोड़ी सी डिटेल जानेंगे इसके बारे में। 2 सेकंड का समय बस। तो इसका आंसर देखेंगे ये दोनों ही ठीक हैं। अगर देखें तो ये दोनों ही ठीक हैं आपके, कि क्या है जो है बाबर था वो 1494 में क्या है फरगना का शासक बना था, और फिर क्या है जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, उसमें क्या है इसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। अगर थोड़ी सी डिटेल जाने तो इसके बारे में देखेंगे, जो बाबर है वो आपको पता है 1526 से लेकर 1540 तक शासक बनता है, और 1494 फरगना के क्या सिंहासन पर बैठा था वो, जब केवल वो कितने साल का था 12 साल का था बस वो जब सिंहासन पर बैठा था। फिर क्या हुआ था उजबेकों के आक्रमण के कारण, उजबेक आए थे, उनके आक्रमण के कारण क्या है उसे वहाँ से भागना पड़ा, और भागने के बाद में क्या है फिर वो क्या है भटकते हुए 1504 में काबुल पर उसने कब्जा कर लिया था। फिर उसके बाद में क्या 1504 से लेकर फिर 1526 ईस्वी में आपको बताइए फिर कहाँ पर आक्रमण किया था उसने, पानीपत की जो लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया। तो ये हो जाएगी इसकी पूरी नॉलेज जानकारी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहने वाला है। अगला देखेंगे तो ये भी बाबर का ही है। तो बाबर के क्या है सैन्य अभियान के बारे में जो कुछ कथन दे रखे हैं कि किस प्रकार उसने क्या सैन्य अभियान किए थे, आपको उसके बारे में जानकारी दी गई है। देखो पहला कथन इसमें देखेंगे, पहला पॉइंट देखें 1528 में बाबर ने राणा सांगा को हराया, और 1529 में क्या है चंदेरी में बाबर के ने क्या है राजपूत को हराया। तो इसमें आपको 2 मतलब पॉइंट दे रखे, केवल 1 केवल 2 देखेंगे, 1 और 1 दोनों या फर्क में से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है?
जो पढ़ा होगा अच्छे से वो ही इसका आंसर दे पाएगा, वरना नहीं दे पाएगा। अब देखेंगे इसका जो आंसर रहने वाला है आपका, इसका आंसर है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। मैंने आपको पहले बताया जो पढ़ता होगा वो ही इसका आंसर दे पाएगा। क्यों उपरोक्त कोई नहीं है? क्योंकि अगर देखें तो बाबर के हम सारे के सारे जो युद्ध हुए हैं उन्हें डिटेल से जान ही लेते हैं, उसके बाद में आपको समझ आ जाएगा कि क्यों गलत है। देखें तो 1526 ईस्वी में आपको पता पानीपत का युद्ध हुआ था। 1527 में देखेंगे तो खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा के साथ। ये जो 28 में दे रखा है गलत है, 27 में है, और वो खानवा का युद्ध जो राणा सांगा के साथ हुआ है। फिर 1528 में हुआ था इसका चंदेरी का युद्ध जो मेदिनी राय के साथ हुआ है। और देखेंगे जो 1529 में देखेंगे तो घाघरा का युद्ध हुआ है, और उसके बाद जो अफगानों के साथ हुआ था। अगर देखें जो 1530 में, तो 1530 में ये मर गया था, इसकी मृत्यु हो चुकी है। तो इस प्रकार क्या है, हमने 1526 से लेकर 1530 तक इसकी सारी डिटेल देखी। अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों गलत है। अगर देखें जो चंदेरी है, जो मेदिनी राय है, उसके साथ युद्ध इसका कब हुआ? 1528 में, इसलिए तो ये गलत हो जाता है क्योंकि उल्टा कर रखा है। और जो 1528 में बाबर ने राणा सांगा को, ये 27 में है, तो इस प्रकार क्या है, ये 27 हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, आपको आंसर इसके मिल गए होंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहने वाला है। देखेंगे हुमायूं के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं। देखो पहला है 1540 में खानवा की लड़ाई में शेर खान ने से क्या हार गया था, और ईरानी शासक की मदद से क्या है उसने 1555 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो आपको सोच समझ कर आंसर देना भाई इसका। तो देखेंगे इसका आंसर जो रहने वाला है हम ये बता देते हैं, इसका केवल 2 रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसे गौर से देखो, इस पॉइंट को गौर से देखो। मैंने अभी आपको बताया था खानवा के बारे में कि खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया कि खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। किसके बीच हुआ है? वो बाबर तथा राणा सांगा के बीच हुआ था। तो इसलिए क्या है, ये इसका पॉइंट गलत हो जाएगा। देखें तो 1540 में, अगर इसकी डिटेल जाने 1540 में क्या हुआ था, तो 1540 ईस्वी में कन्नौज तथा चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का 1539 और कन्नौज का युद्ध हुआ आपका 1540, जिसमें क्या है 1540 में हार गया था कौन? हुमायूं। तो इस प्रकार देखेंगे, ये इसकी डिटेल है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है वो है, अकबर का मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर कायम होना मुगल साम्राज्य के उदय में एक युगांतकारी घटना साबित हुई। निम्नलिखित कथनों पर क्या है विचार करना है, ये क्वेश्चन है। तो देखेंगे इसके जो दो इसमें पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट है अकबर का संरक्षक था जो बैरम खान था, और देखेंगे उसके सौतेले भाई मिर्जा हकीम ने उसके क्या खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो इसका आंसर आपको बताना है क्या रहने वाला है। तो देखेंगे इसका जो आंसर है आपका 1 और 2 दोनों ही रहेगा आंसर इसका, क्योंकि दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक हैं। कि क्या है, जो उसका संरक्षक कौन था? बैरम खान था। किसका? अकबर का। और क्या है उसके बाद देखेंगे इसका जो सौतेला भाई था मिर्जा हकीम था, उसने क्या है विद्रोह कर दिया था। ये इसका आपका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, मुगल साम्राज्य की मनसबदारी प्रणाली के बारे में आपको बताना है। तो पहला पॉइंट इसमें देखेंगे मनसबदारों का रैंक और वेतन जात नामक एक संख्यात्मक मूल्य द्वारा निर्धारित किया गया था। दूसरा पॉइंट है मनसबदारों को एक निर्दिष्ट संख्या में सवार या घुड़सवार सेना को बनाए रखना होता था। तो इसके आपके पॉइंट दे रखिए, आपको इसका आंसर देना आप। तो देखेंगे इसका जो आंसर रहने वाला है, इसका आंसर दोनों ही ठीक है, 1 और 1 2 दोनों ही आपके सटीक आंसर है, ठीक आंसर है। तो देखेंगे इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं एक बार। तो देखो क्या है, जो मनसब है, मनसबदार शब्द उस व्यक्ति को क्या है संदर्भित किया जाता था जो एक जो क्या है मनसब रखता था। ठीक, उसके बाद में जिसका अर्थ है एक पद या रैंक होता था। जो मनसब का अर्थ है एक पद, जिसके पास एक मनसब है मतलब एक रैंक है। जितनी ज़्यादा रैंक होती थी या मनसब होते थे उसकी उतनी ज़्यादा पोस्ट होती थी या रैंक होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है। तो जो दिल्ली सल्तनत में क्या है जो प्रथा थी एक, तो किसके बराबर थी? ज़मीन की जो प्रथा चलाई गई थी वो किसके बराबर थी मुगलों में? तो इसका आंसर आपको देना, बताओ। तो इसका आंसर आपका इक्ता, वो इक्तों के बराबर होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है उसे और देख लेते हैं अभी, और सभी बहुत सारे क्वेश्चन रह रहे हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, देखो, निम्नलिखित में से किस राजस्व प्रणाली को बंदोबस्त प्रणाली के रूप में भी जाना जाता था? तो इसका आपको आंसर देना है, बताओ। तो इसका आंसर है आपका जब्ती प्रणाली। ये इसका आंसर रहने वाला है कि जब्ती प्रणाली को क्या है, स्थायी बंदोबस्त या बंदोबस्त प्रणाली कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है अब कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में। कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है? कंदरिया महादेव मंदिर शिव को समर्पित मंदिर है। मुख्य देवता की प्रतिमा गर्भगृह में रखी जाती थी। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, अगर कि क्या है, जो मूर्तियां हैं वो कहाँ रखी जाती थी? गर्भगृह में। अब आपको एक ऑप्शन तो मिल गया, ठीक। अब देखेंगे कंदरिया महादेव जो मंदिर है वो शिव को समर्पित था, ये ठीक है या गलत है? आपको इसका आंसर अब देना, बताना। तो बिल्कुल सटीक आंसर दोनों ही ठीक है, दोनों ही ठीक है, क्योंकि क्या है, वो महादेव जो मंदिर क्या है, शिव को समर्पित था, कंदरिया महादेव मंदिर। तो इसका आंसर दोनों ही ठीक हो जाएंगे। तो इसकी क्या है, दोनों आंसर जो पॉइंट दे रखे हैं दोनों ही ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राजराजेश्वर मंदिर के निर्माण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है? इस मंदिर का निर्माण चोल वंश के राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। जो निर्माण है इस मंदिर के में क्या है, राजराजेश्वर की क्या है, पूजा की जाती थी। आपको इसका आंसर बताना है। जो राजराजेश्वर क्या है मंदिर के बारे में डिटेल है। इसका आंसर केवल 2 है भाई। अगर आप डिटेल देखें तो इसका आंसर क्या है, केवल 2 है। तो देखेंगे इस मंदिर में क्या है, राजराजेश्वर की पूजा की जाती थी, परंतु देखें तो इसमें क्या है, जो इसका आंसर रहेगा, जो क्योंकि राजेंद्र प्रथम ने करवाया था इसका निर्माण, वो नहीं है, इसमें राजराज देव ने इसका निर्माण करवाया था, राजराज देव। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। तो मैंने आपको जानकारी दे दी कि क्यों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ऐसे इसी प्रकार से क्या है सीटेट में आपके क्वेश्चन आते हैं। सीटेट क्या किसी भी एग्जाम में क्या है, अब यही पैटर्न रहता है कि 2 कथन दे रखे होते हैं, तो उसका आपको कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, कथन कारण वाले भी होते हैं, वो अलग क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जो मैंने नोट्स बनाए हैं आपके सारे की सारी जानकारी उसमें दे रखी है। आप जाकर मेरी जो 17 क्लास मैंने बनाई है आपकी एनसीईआरटी की 6 से 8 क्लास तक, अभी बाकी और भी 6 से 12 तक जाएंगे हम, बाकी अभी और क्लास रह रही है। तो इसलिए क्या कि सीटेट जो एग्जाम वो पास में, इसलिए क्या है हमने अभी वो क्लास ज़्यादा गौर किया उन पर। तो देखेंगे हौज-ए सुल्तानी किसके क्या है द्वारा बनाया गया था? हौज-ए सुल्तानी किसने बनाया था? आपको आंसर बताना इसका। हौज-ए सुल्तानी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश ने बनवाया था हौज-ए सुल्तानी। आप वीडियो को पॉज कर लिया करो ताकि क्या आप आंसर दे सको, क्योंकि हम तो आंसर आपको बताएंगे, क्योंकि हम तो आपको क्वेश्चन आंसर ही करा रहे हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शाहजहाँ के शासनकाल के सबसे भव्य, देखेंगे कि शाहजहाँ के शासनकाल के सबसे भव्य वास्तुशिल्प यानी क्या, ताजमहल के बारे में आपको कुछ कथन दे रखे हैं, तो आपको बताने हैं। पहला कथन है बड़े पैमाने पर क्या है, बड़े पैमाने पर सफ़ेद संगमरमर का क्या उपयोग किया गया था। ताज के दक्षिण में उद्यान बनाया गया था। आपको आंसर देना, आसान क्वेश्चन है वैसे देखें तो इसका आंसर अगर देखें तो रहने वाला आपका दोनों ही। तो दोनों ही सटीक जानकारी आपको पता है, उसमें संगमरमर का प्रयोग हुआ है। और देखें तो जो इसके दक्षिण में क्या है, एक बड़ा पार्क है जो उद्यान बनाया गया है, वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम्पी के क्या है वास्तु वैभव के क्या है संबंध में निम्नलिखित कथन दे रखे हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। जो हम्पी की जो वास्तु वैभव है, हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा के बेसिन में स्थित है। इसके निर्माण में किसी चूने पत्थर या किसी जोड़े वाले मसालों का उपयोग नहीं किया गया था। तो आपको ये बताना है इसका आंसर हम्पी के मंदिर के बारे में। तो देखेंगे इसका जो आंसर है आपका रहने वाला है वो क्या है, 1 और 2 दोनों ही इसके आंसर हैं हम्पी मंदिर के बारे में। 1 मिनट, 1 और 2 दोनों ही, क्योंकि सही जानकारी, क्योंकि क्या है जो हम्पी है वो कृष्णा और तुंगभद्रा के बेसिन में है। इसका निर्माण क्या है, किसी चूने पत्थर जो इसके जोड़ है, क्योंकि इसमें क्या है ये एक प्राचीर से घिरा हुआ पूरा देखें तो मंदिर नहीं, अगर क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में हम्पी, तो विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये क्या है पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य का ही क्या है 4 दीवारों से घेरा हुआ था। उस जो दीवार बनाई थी पत्थरों की बनी थी, परंतु इस प्रकार बनाई थी दीवार कि पत्थरों को फंसा कर बनाया गया था ताकि वह गिरे ना। इसलिए क्या
कहा है कि किसी चूने या पत्थर का उपयोग, चूना पत्थर नहीं, पत्थर का प्रयोग हुआ है परंतु चूना पत्थर का उपयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहने वाला है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हम्पी के बारे में। हम्पी में क्या है, मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। तो इसके कुछ कथन दे रखे हैं। देखो पहला है, देवदासी मंदिर गतिविधियों की क्या है महत्वपूर्ण विशेषता थी, जो देवदासी होते थे वहाँ पर उनकी। विरूपाक्ष, इसे जानना। देखो विरूपाक्ष जो विष्णु का एक रूप मंदिर हम्पी में स्थित था। तो आपको इसका बताना है क्या ऑप्शन, सॉरी क्या इसका ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है या डी है, आपको बताना है। तो आपको हम बताएं तो इसका आंसर आपका रहने वाला केवल एक। क्यों रहने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में ही है, बिल्कुल ठीक है, परंतु क्या है इसमें ब्रैकेट में भी दे रखा है कि विष्णु का एक रूप, ये विरूपाक्ष विष्णु का रूप नहीं है, आपको पता है ये शिव का रूप है विरूपाक्ष। तो इसलिए क्या है ऑप्शन 2 इसलिए गलत है, क्योंकि क्या है विरूपाक्ष क्या है किसका रूप है, शिव का रूप है, इसलिए क्या है विष्णु का रूप नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। बाकी हम्पी में है सटीक जानकारी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। वास्को डी गामा के बारे में बताना आपको। देखो वास्को डी गामा के संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं, आपको बताना है। वास्को डी गामा अफ्रीका तट से क्या है रवाना हुआ, केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए हिंद महासागर को पार किया। तो पहला पॉइंट ये, वह 1498 में क्या है कालीकट पहुंचा। अगर आपको देखें तो जो वास्को डी गामा आपको पता कहाँ से आया था, ये पुर्तगाली था। ये इसका अगर देखें तो था तो ये स्पेन का, परंतु क्या पुर्तगाल से आया था ये, तो इसलिए क्या है पुर्तगाली कहते थे। इसमें क्या है दोनों ही जानकारी आपको पता है, ठीक है। तो ऐसा ही क्या था उसने, ये दोनों आपके कथन ठीक है। आपको पता कालीकट आया था वो। बाकी देखें तो नोट्स में सारी जानकारी है, वहाँ पर जाकर देख लो आप प्लेलिस्ट में। अगला गख्खरों के बारे में। मध्यकाल के दौरान गख्खर जनजाति के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं। तो पहला है, गख्खर जनजातियों का, एक मिनट, गख्खर जनजातियों का प्रमुख कमाल खां गख्खर था। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा उसे मनसबदार बनाया गया था। तो आपको 2 कथन दे रखे हैं इसमें, तो आपको आंसर देना कौन सा ठीक है। चलो हम देते हैं आंसर इसका। तो इसका आंसर आपका रहेगा केवल 1। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर देखें आपको पता है जो कमाल खां गख्खर था वो जो गख्खर जनजाति में प्रमुख था, ठीक है, परंतु क्या है उसे जहांगीर, यहाँ से गलत हो जाएगा, जहांगीर ने नहीं उसे अकबर ने मनसबदार बनाया था भाई। तो इसके इसलिए क्या है ये गलत हो जाएगा सेकंड। आगे देखेंगे नेक्स्ट हमारा, थोड़ा जल्दी करेंगे क्वेश्चन क्योंकि बहुत क्वेश्चन अभी बाकी हैं। देखो मध्यकाल में क्या है बंजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है। देखिए जो बंजारे व्यापारी खानाबदोश थे, जो बंजारे होते थे वो खानाबदोश हैं। नेक्स्ट देखेंगे, उन्होंने सैन्य अभियान के दौरान मुगलों सेना के लिए क्या है अनाज को क्या है परिवहन किया था। आपको बताना है इसके कौन सा आंसर रहेगा। तो इसमें हम बता देते हैं आंसर इसका दोनों ही ठीक है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया था। क्योंकि क्या है जो सेना होती थी उसके लिए क्या है अनाज पहुंचाना और अन्य जो जरूरी वस्तुएं हैं उन्हें पहुंचाना इन्हीं का काम होता था बंजारों को, और ये क्या है खानाबदोश होते थे, ये भी ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा रहने वाला है, गोंडों के बारे में बताना आपको। गोंडों के संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं। पहला है, उनके बीच स्थानांतरित खेती प्रचलित थी। अकबरनामा में गढ़कटंगा के गोंड साम्राज्य का उल्लेख है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो आपके पास बस थोड़ा सा समय है। तो इसका आंसर है आपका दोनों ही, क्योंकि इसमें क्या है दोनों ही ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे। आप बस क्वेश्चन करते जाओ, बाकी हम आपको ऐसी क्लासें देते रहेंगे ताकि आपको क्या है सीटेट का कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए जरूरी जिसमें एनसीईआरटी आती है। देखेंगे क्वेश्चन है कि आपका गढ़कटंगा की जो रानी है दुर्गावती, इसके बारे में आपने सुना होगा अगर किताब पढ़ी होगी तो, के बारे में कुछ कथन है। पहला है, उसके अधीन राज्य और भी क्या विस्तृत हो गया। जो रानी बनी थी क्योंकि उसके जो पति मर चुका था तो उसने अपने जो बेटा था नारायण उसके नाम पर क्या शासन किया था, तो ये हो गया। फिर 1565 में आसफ खान के अधीन मुगल सेनाओं ने क्या है गढ़कटंगा पर हमला किया। तो इसके आपके 2 कथन दे रखे हैं, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो देखेंगे इसमें भी दोनों ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है आसफ खान ने ही आक्रमण किया था, और क्या है उसका जब समय था रानी दुर्गावती का तो उसने क्या है बहुत ही अपना मतलब विस्तृत किया था किसका, अपने राज्य का। तो देखेंगे क्योंकि आसफ खान अकबर के समकालीन थी, अगर देखें तो अकबर के समय की बात है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब है अहोम राज्य के मुगल आक्रमण के बारे में आपको कथन बताना है। जो अहोम है, अब अहोम के बारे में बात करते हैं कि क्या है 1662 में मीर जुमला के सेनापतित्व
में मुगलों ने अहोम साम्राज्य पर हमला कर दिया था, अहोमों ने मुगल सेना को हरा दिया था। तो आपको आपको वैसे आपको पता चलेगा होगा इसका आंसर वैसे तो, क्योंकि क्या है, अहोमों ने मुगल सेना को नहीं हराया था। देखें ये कथन आपको गलत हो, केवल एक सही हो जाएगा। देखें तो 1662 में ठीक है, ये मीर जुमला है, उसके क्या है जो सेनापति था तो उसने क्या है अहोमों पर आक्रमण किया था। अब ये अहोम थे कौन, तो ये वही हैं जो कहाँ से आए थे, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा म्यांमार से आए थे। तो म्यांमार से आकर क्या है यहाँ पर ये रुक गए थे, ठहर गए थे, भारत की तरफ आए हैं बंगाल की तरफ, तो फिर वहाँ पर आकर बसने लगे। फिर क्या है मीर जुमला ने आक्रमण किया और ये हार गए। परंतु अगर देखें तो मुगलों का बिल्कुल संपूर्ण रूप से इन पर अधिकार नहीं हो पाया, फिर भी जीत भले गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 7वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान, 7वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में नई धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ। इसमें आपको कुछ कथन दे रखे, कौन कौन से आंदोलन आपको पता है, अलवार और नैनार। देखो नैनार संत विष्णु के प्रति समर्पित थे और अलवार संत शिव के। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है वे संगम साहित्य में वर्णित प्रेम और वीरता के आदर्शों से आकर्षित थे। तो ये आपका अगला क्वेश्चन पॉइंट है। तो आपको इसमें आंसर बताना है। तो इसमें आपका आंसर रहने वाला है केवल 2। ऐसा क्यों है, देखो क्योंकि जो अलवार थे वो शिव के भक्त, अलवार विष्णु के भक्त थे, और क्या है जो नैनार थे वो शिव के हैं। तो यहाँ से ये देखें ये उल्टा है, देखें ये वाला, ये दोनों ही बातें उल्टी दे रखी हैं। अलवार विष्णु के भक्त हैं और नैनार शिव के भक्त हैं। तो इसलिए क्या है ये उल्टा हो जाएगा, केवल 2 इसका आंसर है। देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला। देखो अलवार नैनार सही है कि देखो पॉइंट देख लेते डायरेक्ट। 63 नैनार और 12 अलवार थे, 63 अलवार और 12 नैनार थे। दिव्य क्या है प्रभुधाम इसमें दे रखा है, परंतु प्रबंधन है इसका जो है, आपने प्रबंधन सुना होगा, दिव्य प्रबंधन में नैनार के गीत संकलित किए गए हैं। तो आपको बताना है। अगर आपको देखें आपको मैं आंसर बता देता हूँ। इसमें क्या है कि इसमें केवल एक ही ठीक रहने वाला, अगर देखें क्यों, क्योंकि क्या है 63 नैनार और 12 अलवार थे, बिल्कुल सटीक बात है। परंतु क्या है जो दिव्य प्रबंधन है उसमें नैनार नहीं अलवों के गीतों का संकलन है। नैनार नहीं, इसमें अलवरों जो अलवार हैं उनके गीतों का क्या है इसमें संकलन दे रखा है। अगर और भी आपको डिटेल जाननी थोड़ी सी तो हम और थोड़ा सा आपको बता दें कि हाँ देखें जो तेवरम में दे रखा किसके, जो नैनारों के गीतों का संकलन है। ठीक, ये इसकी थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी। आगे देखेंगे नेक्स्ट, थोड़ी जल्दी करते हैं क्वेश्चनों को। तो इसके बाद देखेंगे शंकराचार्य के बारे में आप बात करनी है। तो देखो तो शंकराचार्य के बारे में आपको कुछ कथन दे रखे हैं। पहला कथन है उनके दर्शन हमें व्यक्तिगत आत्मा और उस सर्वोच्च ईश्वर के बीच का अद्वैत की क्या शिक्षा देते हैं जो कि परम यथार्थ है। दूसरा है हमारा कि शंकराचार्य ने हमारे आसपास की दुनिया को माया कहा और संसार त्याग की शिक्षा दी। तो इसका जल्दी से आंसर करते हैं। तो इसमें क्या है ये दोनों ही बात ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही बात करते हैं कौन, शंकराचार्य जी। तो अगला क्वेश्चन है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी जल्दी करेंगे, जिसमें डिटेल बताने की जरूरत पड़ेगी डिटेल बताएंगे। अगला है सूफीवाद के बारे में कुछ जानकारी है। पहला है उन्होंने बाहरी क्या धार्मिकता को अस्वीकार कर दिया और ईश्वर के प्रति प्रेम तथा समर्पण पर बल दिया। सूफियों का मानना था अंतस्थल को क्या है दुनिया को एक भिन्न दृष्टि से देखने के लिए क्या है प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो आंसर बताओ इसके क्या है। तो अगर देखें इसके दोनों ही आंसर सटीक है। तो ये क्या है सूफीवाद में दोनों ही बात की गई है, तो इस पर लिखा क्या है दोनों ही इसका आंसर ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है मीराबाई के बारे में कुछ क्वेश्चन दे रखा है। देखो कि मीराबाई के बारे में आपको बताना है कि मीराबाई रविदास की शिष्या बन गई। अगला है पॉइंट उनके भी भजनों में उच्च जातियों के मानदंडों को खुले रूप से चुनौती दी। तो आपको बताना है। तो आपका अगर आंसर देखें तो दोनों हो जाएगा, क्योंकि मीराबाई क्या है रविदास की शिष्या थी और क्या है जो उनके गीत थे वो क्या है जाति पाति को नहीं मान रहे। तो इस जो जाति प्रथा उसको क्या है उन्होंने चुनौती दी है, क्योंकि क्या है जो रविदास जो खुद थे वो एक तरीके से निम्न जाति के थे, वो फिर भी क्या उनकी शिष्य बनी थे। तो इसलिए पता चलता है कि क्या है मीराबाई ने क्या है जाति जो प्रथा उसको चुनौती दी है।
तो नेक्स्ट देखेंगे, अगला है गुरु नानक के बारे में, कि गुरु नानक देव के बारे में कथन है, उनका जन्म तलवंडी में हुआ था। उनका जन्म तलवंडी में हुआ था। सांझा चूल्हा जिसे हम लंगर कहते हैं, इसकी क्या है, उन्होंने शुरुआत की थी। तो 2 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी दो आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही, क्योंकि क्या है, दोनों ही ठीक है, क्योंकि उनका जन्म आपको पता तलवंडी में हुआ था, उन्होंने क्या है लंगर प्रथा गुरु नानक ने ही शुरू की थी, तो इसलिए क्या है, इसके दोनों ही आंसर सही है। नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा है 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में आपको बताना है। यह क्या है, मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्य पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है, जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। और दूसरा आपका व्याकरण और काव्य संबंधित, दूसरा आपका इस पुस्तक की रचना मलयालम भाषा में की गई थी, तो इसका आपका आंसर बताना है। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। क्यों? क्योंकि पहला तो ठीक है कि साहित्य पुस्तक है जो व्याकरण और क्या है काव्य से संबंधित है, परंतु क्या है ये मलयालम में नहीं की गई थी, संस्कृत में लिखी गई। थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या है, क्योंकि भाषा उस समय वहाँ की मलयालम है, परंतु फिर भी क्या है संस्कृत को ज़्यादा महत्वता दी जाती थी, तो इसलिए क्या उसे संस्कृत भाषा में लिखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर जो है, वहाँ पर जगन्नाथ संप्रदाय के बारे में, जो संप्रदाय है उसके बारे में बताना। जो देखो उड़ीसा को जगन्नाथ मंदिर है, जो इस मंदिर के मुख्य देवता भगवान विष्णु हैं। जगन्नाथ मंदिर के राजा क्या है, अनंत वर्मन ने स्वयं को भगवान का प्रतिनिधित्व घोषित किया है। तो आपको इसमें आपको आंसर देना। पहले तो ठीक है लग रहा है, जहाँ तक देखें इस मंदिर के मुख्य देवता भगवान विष्णु है, परंतु दूसरे में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। तो देखें तो इसका आंसर केवल एक रहने वाला है। दूसरा क्यों गलत है आपको मैं बताऊं, तो उसमें अनंग भीम सेकंड है जिसने कहा था कि क्या है, जो भगवान का प्रतिनिधित्व घोषित करता है वो अनंग भीम थर्ड है, अनंग भीम थर्ड। तो इसलिए क्या इसका जो आंसर हो जाएगा केवल एक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, देखेंगे तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसी के साथ क्या है, ये जो क्वेश्चनों की सीरीज खत्म होती फिर नेक्स्ट देखेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन आपके लिए कि इजारेदारी प्रणाली के बारे में आपको कथन दे रखे हैं, वो आपको बताना है। इजारेदारी प्रणाली, मुगलों ने इजारेदारी प्रणाली की शुरुआत की। इजारेदारी देखेंगे, मुगलों ने इजारेदारी प्रणाली की शुरुआत की। इजारेदारी वे राजस्व किसान थे जो राज्य को एक निश्चित राशि का भुगतान करने को लेकर सहमत थे। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर देखना क्या है को इजारेदारी। इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। अगर देखें क्यों, क्योंकि क्या है इजारेदारी जो प्रणाली है वो मुगलों ने शुरू नहीं की है, वो पहले से अगर देखें तो प्रणाली शुरू कर मतलब आ रही है चलती, परंतु क्या है मुगलों ने इसे ज़्यादा बढ़ावा दिया था, इसलिए क्या है ये पहला कथन हमारा जो गलत हो जाएगा। इजारेदार वे राजस्व किसान थे जो क्या है राज्य को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए सहमत थे, ये बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ये ठीक आंसर इसका। तो इसलिए क्या है केवल इसमें 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर है। तो इसी प्रकार देखें तो हमारी जो ये टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, जो मॉक टेस्ट कह सकते हैं इसे, तो हमारी ये क्या है तीसरा भी आप वीडियो हमारा है जो ख़त्म हो चुका है। देखिए तो अब हम जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका, अगर देखेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के भी अगर देखें अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं इसी प्रकार से, तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्या है इसी प्रकार के क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ मिलती रहे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।